हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुंदेलखंड क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि एसएससी जीडी साथ में एसएससी एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी और एमपी पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसके पहले की भी जो प्रीवियस जो निकल चुकी हैं, पिछली जो क्लासें निकल चुकी हैं, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है। तो यहाँ पे मेरा ये उद्देश्य क्या है इस क्वेश्चन को लेने का। इस क्वेश्चन को लेने का उद्देश्य है ओनली ये दो ऑप्शन, शुद्ध जल और लवण जल। तो ये इन दो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है, लवण जल। लवण जल विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। लवण जल विद्युत का चालक होता है, जबकि शुद्ध जल होता है ना, वो विद्युत का चालक नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है। देखिए माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन मतलब जो आप कान में लीड यूज करते हैं, वो एक माइक्रोफोन होती है। वो किस चीज़ का किस में रूपांतर करती है। तो वो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है, ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में रूपांतरित करती है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर है। ध्वनि सिग्नल को किस में रूपांतरित करती है, ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में रूपांतरित करती है। तो यहाँ पे देखिए और भी मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे और दिए गए हैं जो कौन सी चीज़ के लिए किस में रूपांतरित करते हैं। देखिए यहाँ आगे देखते हैं कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए रूपांतरित करती है। देखिए यहाँ पे लिखा है डायनेमो। डायनेमो किस चीज़ के लिए डायनेमो है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। या डायनेमो किस चीज़ में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और मोमबत्ती किस चीज़ में परिवर्तित करती है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में मोमबत्ती परिवर्तित करती है। और माइक्रोफोन में बता ही दिया कि माइक्रोफोन किस चीज़ को किस में परिवर्तित करता है। तो कहता है ध्वनि तरंग को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, विद्युत धारा में परिवर्तित करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो लाउड स्पीकर होता है ना, तो वो किस चीज़ को, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, और जो ट्यूबलाइट लगी होती है सड़कों पर, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करना। और विद्युत मोटर का काम क्या होता है, विद्युत मोटर का काम होता है क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। यहाँ पे शायद मिस्टेक हुई क्या, प्रकाश ऊर्जा विद्युत मोटर का काम होता है ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। विद्युत मोटर यहाँ से है, यहाँ पे विद्युत मोटर का उपयोग किस में होता है, विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है, विद्युत मोटर का यूज किया जाता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। ठीक है, और विद्युत बल्ब का यूज कहाँ पर किया जाता है, विद्युत बल्ब का यूज किया जाता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, एवं उसमें ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते। और भी यहाँ पे दिए गए हैं, विद्युत सेल है, विद्युत सेल किस में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सितार होता है, वो सितार किस चीज़ में परिवर्तित करता है, सितार करता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के लिए ये प्रयास पसंद आया होगा और ये समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फैराडे किसकी इकाई है। फैराड किसकी इकाई है, तो फैराड है किसकी,
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। फैरेट किसकी इकाई है? फैरेट है धारिता की इकाई। देखिए मैं यहाँ पर एक स्लाइड और लेके आया हूँ जो कि किस चीज़ की कौन सी इकाई होती है, तो उसके बारे में बता देता हूँ किस चीज़ की कौन सी इकाई होती है। देखिए यहाँ पर लंबाई की इकाई क्या होती है? लंबाई की इकाई मीटर होती है। यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। लंबाई की इकाई क्या होती है? लंबाई की इकाई क्या होती है? मीटर होती है। द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम होती है। समय की सेकंड होती है। कार और जूल की इकाई क्या होती है? कार और ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल होती है। ठीक है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। और ऊष्मीय ताप की इकाई क्या? ऊष्मागतिकी की इकाई क्या होती है? केल्विन होती है। ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है? कैंडेला होती है। ठीक है। और कोण की इकाई क्या होती है? रेडियन होती है। ठोस कोण की इकाई क्या होती है? स्टेरेडियन होती है। बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग मीटर होती है। ठीक है। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग मीटर होती है। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग मीटर होती है। आयतन की इकाई क्या होती है? घन मीटर होती है। चाल की इकाई क्या होती है? चाल की इकाई मीटर प्रति सेकंड होती है। और कोणीय वेग की इकाई क्या होती है? रेडियन प्रति सेकंड होती है। आवृत्ति की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। जड़ता गुण की इकाई क्या होती है? किलोग्राम वर्ग मीटर होती है। संवेग की इकाई क्या होती है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होती है। आवेग की इकाई क्या होती है? न्यूटन प्रति सेकंड होती है। ठीक है। न्यूटन प्रति सेकंड होती है। और यहाँ पे देखिए आवेग की इकाई न्यूटन प्रति सेकंड हो गई। कोणीय संवेग की क्या होती है? किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड। दाब की क्या होती है? पास्कल होती है। शक्ति की क्या होती है? वाट होती है। पृष्ठ तनाव क्या होती है? पृष्ठ तनाव की होती है न्यूटन प्रति मीटर होती है। श्यानताई क्या होती है? न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर होती है। ठीक है। और यहाँ पे और भी इकाई दी गई हुई हैं। यहाँ पर श्यानताई इकाई क्या होती है? श्यानताई की न्यूटन प्रति सेकंड वर्ग मीटर होती है। ऊष्मा चालकता की इकाई क्या होती है? ऊष्मा चालकता की वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होती है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होती है। विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम होती है। विभवान्तर की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। विद्युत धारिता जो कि अपना क्वेश्चन था इसकी इकाई क्या होती है? फेराड होती है। ठीक है। और भी यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर प्रेरकत्व की क्या होती है? हेनरी होती है। चुंबकीय फ्लक्स की क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स की होती है वेबर। ज्योति फ्लक्स की क्या होती है? ल्यूमन होती है। प्रदीप्ति क्या होती है? लक्स होती है। तरंगदैर्घ्य की क्या होती है? एंगस्ट्रॉम होती है। ये दो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ी हुई हैं। ये इकाई ज्योति फ्लक्स की क्या होती है? ल्यूमन होती है। और प्रदीप्ति क्या होती है? लक्स होती है। ठीक है। प्रदीप्ति घनत्व की लक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? देखिए अभी हमने देखा विद्युत शक्ति का इकाई क्या होती है, तो इसका सही आंसर वाट होती है। विद्युत शक्ति इकाई क्या होती है? विद्युत शक्ति इकाई होती है वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोनोग्राफी मुख्यतः प्रयुक्त तरंगें होती है। सोनोग्राफी में किस तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो सोनोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? देखिए आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। असीमित। देखिए आदर्श वोल्ट मीटर आदर्श कंडीशन होती है। आदर्श मतलब सबसे बेस्ट कंडीशन जिसमें उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होना चाहिए अनंत मतलब असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो, सबसे अधिक। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वोल्ट मीटर में क्या नापा जाता है? वोल्ट मीटर में नापा जाता है दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। ठीक है। दो बिंदुओं के बीच का क्या नापा जाता है? दो बिंदुओं के बीच का नापा जाता है विभवांतर। इन दोनों के बीच के विभवांतर को क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर से इन दोनों के बीच का विभवांतर नापा जाता है। ठीक है। तो इसका जो प्रतिरोध है ना, जितना अधिक प्रतिरोध होगा इसकी शुद्धता उतनी ही अधिक होती है। वोल्ट मीटर की शुद्धता उतनी ही अधिक होती है जितना इसका प्रतिरोध होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। और इसी के जस्ट विपरीत अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अमीटर का प्रतिरोध बिल्कुल शून्य, ना के बराबर, बिल्कुल जीरो होना चाहिए। किसके लिए? बिल्कुल जीरो होना चाहिए अमीटर के लिए। क्योंकि अमीटर का काम क्या होता है? अमीटर का काम होता है विद्युत धारा का नापना। और वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? वोल्ट मीटर का काम होता है प्रतिरोध को दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को नापना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी कुंडली में कुंडलियों की संख्या कुंडली की लंबाई में कोई परिवर्तन किए बिना तिगुनी कर दी जाती है तो उसका पेयकत्व कितना हो जाएगा। देखिए, यदि कुंडली की लंबाई उतनी ही रहे, लेकिन जो फेरों की संख्या है, पहले फेरों की संख्या 2 थी, कुछ इस प्रकार की कुंडली होती है, ठीक है, इस प्रकार की होती है, इसमें इस प्रकार के छल्ले लगे हुए होते हैं, इस प्रकार से इसमें कुंडली लगी होती है। कुंडली का मतलब होता है क्वाल, इसमें एक लोहे की फ्रेम में क्वाल है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जो आपकी जो मोटर भरी होती है, पंखे की मोटर भरी होती है, उसमें क्या होता है, उसमें कॉपर का वायर लगा हुआ होता है, जो कि बहुत बार राउंडेड होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार की एक क्वाल कुंडली होती है। इसमें लोहे की क्या होती है, एक लोहे की छड़ होती है, ठीक है, लोहे की छड़ होती है। और ये क्या होती है, ये जो कॉपर धातु है, कॉपर धातु या किसी भी धातु का जो अच्छी चालक होती है, उसकी ये फोल्ड लगे हुए होते हैं। तो इस फोल्डों का क्या होता है कि इस फोल्डों की यदि संख्या पहले कितनी थी, पहले इन फोल्डों की संख्या कितनी है, मान लो पहले इस फोल्डों की संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। अब इस लंबाई इसकी इतनी ही है, लेकिन लंबाई इतनी ही रहते हुए इस फोल्डों की संख्या कितनी कर दी जाती है, इन फोल्डों की संख्या की कर दी जाती है 6, इससे 2 गुनी कर दी जाती है। तो इसका जो पेयकत्व होगा वो कितना हो जाएगा। तो देखिए, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक सूत्र होता है, पेयकत्व L बराबर होता है म्यू पाई n स्क्वायर बटे 2। देखिए n स्क्वायर, n का मतलब क्या है, n यहाँ पर कुंडलियों की जो उसके जो राउंड हैं उनकी संख्या है, म्यू यहाँ पर एक नियतांक है, पाई एक पाई का मान ही होता है 22/7, ठीक है। और एल के यहाँ पे पेयकत्व के लिए संकेत करता है। तो मान लीजिए, देखिए पहले 3 तिगुनी कर दी जाती है, ठीक है, पहले 1 थी, अब 1 की जगह क्या इसे 3 कर दिया जाता है। तो देखिए 3 करने पर इसका मान क्या हो जाएगा, पहले एल बराबर में इसका म्यू पाई, यहाँ पर 1 की जगह मैं क्या कह देता हूँ, 3n कर देता हूँ, ठीक है। और 3n का स्क्वायर था, स्क्वायर बटे 2, ठीक है। अब इसे आगे इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल बराबर में 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 म्यू पाई n स्क्वायर बटे 2, ये ज्यों का त्यों। तो ये कितने गुना हो गया है, ये कितने गुना हो गया है, पेयकत्व का 9 गुना हो गया है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला, इसका सही आंसर 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिरोध की यूनिट इकाई क्या है। देखिए, प्रतिरोध की यूनिट इकाई ओम भी है और एक इकाई और भी होती है जो कि उसकी परिवर्तित इकाई होती है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, वोल्ट बटे अमीटर, वोल्ट प्रति एम्पियर होती है, वोल्ट प्रति एम्पियर होती है, ठीक है, वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है, बी बटे ए होती है प्रतिरोध, आर बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय प्रवाह की एसआई यूनिट क्या होती है। देखिए, मैंने जो अभी आपके लिए जो साइड बताई थी उसमें भी बताया है कि किसकी इकाई क्या होती है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए और रिवीजन करवा देता, अच्छी तरह से याद करा देता हूँ। यदि दोस्तों आप लोगों के लिए प्रयास पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो क्या है, चुंबकीय प्रवाह की एसआई यूनिट क्या होती है, चुंबकीय प्रवाह की एसआई यूनिट होती है वेबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसका सही आंसर है वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोफोम उपकरण है, हाइड्रोफोन उपकरण किसके लिए परिवर्तन को दर्शाता है। देखिए, हाइड्रोफोम एक उपकरण है, वह किसके परिवर्तन को दर्शाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसका सही आंसर, पानी के अंदर ध्वनि। देखिए, पानी के अंदर ध्वनि की जो रिकॉर्डिंग की जाती है वो किससे की जाती है, वो हाइड्रोफोन से हाइड्रोफोन उपकरण उपयोग में लाया जाता है पानी के अंदर की रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, इसका सही आंसर है, पानी के अंदर की ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मतलब क्या होता है। देखिए, जो ट्यूबलाइट के साथ चोक लगी होती है उसका मतलब क्या होता है, तो ट्यूबलाइट के साथ जो चोक लगी होती है सीढ़ी के में, ठीक है, उसका उपयोग ये होता है कि चोक मतलब होता है पेयकत्व। पेयकत्व का काम होता है कि धारा को एकत्रित करना, ठीक है, धारा को एकत्रित करना, और जो संसाधन उसके साथ श्रेणी क्रम में लगा हुआ है उसके उपयोग के अनुरूप पर्याप्त धारा होने पर उसे धारा प्राप्त कर देना, ठीक है।
जैसे आपने देखा होगा कि जो पहले लगभग 1-2 साल पहले की बात है, जब आपने देखा होगा कि जो रोड लाइटें लगी होती हैं, या अभी भी देखा होगा तो रोड लाइटें वो एकाएक जलती नहीं है। पहले वो डिम जलती हैं, डिम जलते जलते फिर वो अब फुल ऊर्जा में जलती हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उसे पर्याप्त पर्याप्त धारा की आवश्यकता होती है, उसे पर्याप्त धारा, पर्याप्त वोल्टेज, पर्याप्त नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो प्रेरकत्व का काम क्या होता है? उसे चीज़ को संग्रहित करना। ठीक है, उसका काम होता है संग्रहित करना। आपने देखा होगा कि जो कम जो ट्यूबलाइट होती है, आपने देखा होगा कि ट्यूबलाइट तो जो पहले डिम जलती है, डिम जलने के बाद फिर वो तीव्रता से जलती है। तो उसका चोक का काम क्या होता है? पहले धारा को एकत्रित करना, फिर उसे आगे की ओर प्रभावित कर देना, जिससे कि ट्यूबलाइट जल जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। इसमें क्या होता है? प्रेरकत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्यूरी किसकी यूनिट इकाई है? देखिए, क्यूरी किसकी इकाई है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। रेडियोधर्मिता, रेडियोधर्मिता की इकाई है। मैडम क्यूरी ने ही रेडियोधर्मिता की खोज की थी। उन्हीं के नाम के उपलक्ष्य में रेडियोधर्मिता का नाम कर दिया गया था। किसके? तो क्यूरी किसकी यूनिट है? रेडियोधर्मिता की इकाई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रबंधक साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? देखो, प्रबंधक साधक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्या लिखा? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। आपने टीवी वगैरह में देखा होगा कि एक डिवाइस लगी होती है जिसका नाम क्या होता है? ट्रांजिस्टर होता है। इसका क्या होता है? प्रेरकत्व के समान ही इसका काम होता है। इसका काम क्या होता है? इसका सिग्नल को प्रेरकत्व उत्तेजित अवस्था में लाना, इसका क्या काम होता है? ट्रांजिस्टर का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकता की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए? देखिए, यदि विद्युत धारा का प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों के लिए किस संख्या में जोड़ना चाहिए? मतलब किस में जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए कि समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। तो जब मैं आप लोगों के लिए जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, तब एक क्वेश्चन आप वेरी अच्छी तरह से ध्यान कर लीजिए। ठीक है, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। जब मैं आप लोगों के न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा उस समय आपके लिए ये क्वेश्चन याद कराऊंगा। ठीक है, क्या है कि विद्युत प्रतिरोध का, यदि विद्युत प्रतिरोध को कम करने के लिए प्रतिरोधों के लिए किस में लगाना चाहिए? तो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में लगाना चाहिए। समांतर क्रम में लगाने से इसका मान क्या होता है? कम होता है। मान लीजिए यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कोई 3 प्रतिरोध हैं। ठीक है, 3 प्रतिरोध हैं, R1 1, R1 2, R1 3। ठीक है, यहाँ पे R1 3 है। तो इन तीनों का टोटल प्रतिरोध कितना है? यदि ये श्रेणी क्रम में लगे होंगे तो टोटल R का मान कितना हो जाएगा? टोटल R का मान हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, टोटल प्रतिरोध यदि श्रेणी क्रम में लगा हो तो इसके मान कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। यदि यही प्रतिरोध समांतर क्रम में लगा होगा तो इसका मान कितना होगा? देखिए, यदि समांतर क्रम में लगा होगा, देखिए श्रेणी क्रम में कितना आया? श्रेणी क्रम में 6 ओम आया। ठीक है, 6 ओम। ये किसका साइन है? ये ओम का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट को यहाँ पे जब श्रेणी क्रम में लगा होगा, जब समांतर क्रम में लगा होगा, तब देखिए इसका मान कितना होगा? 1/r। इसका सूत्र होता है 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/, यहाँ पे 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। क्योंकि क्या है? पहले का मान 1 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। इसका जो सूत्र होता है, अब मैं आपको न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा उसमें अच्छे से विस्तार से आप लोगों के लिए समझाऊंगा। तो ठीक है, इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 प्लस 2, और यहाँ पे 6 इसमें कितने आएगा? 3। यहाँ पे कितना आएगा? 2। ठीक है, तो 6 2 9 10 11। ठीक है, 11/6। 11/6। अब 11/6 का मान क्या होगा? अब इसमें क्या करना पड़ेगा? R का मान ज्ञात करना है। तो R का मान ज्ञात करना है तो इसे पक्षांतर कह देंगे। ठीक है, इसका पक्षांतर या तिर्यक गुणा कह देंगे। 1/r बराबर में 11/6। ठीक है, 1/r और 11/6 आ गया इसका मान। यहाँ पे देखिए 1/r बराबर में 11/6। ठीक है, अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 6 बराबर में 11r। ठीक है, या r बराबर में 6/11। 6/11।
अब देखिए किसी संख्या के यदि 11 में भाग देंगे तो इसका मान 6 से तो कम ही आएगा ना, 6 से कम आएगा, तो इसके लिए क्या आएगा, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। प्रतिशत को कम करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है। देखिए बिजली के जो हीटर होते हैं जिनसे आप उसके खाना भी बना सकते हैं और उससे आपके लिए ऊष्मा भी प्राप्त होती है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। नाइक्रोम, नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो बिजली के हीटर होते हैं उसमें किसकी छड़ें लगी होती है, उसमें नाइक्रोम की छड़ें लगी होती हैं। और बल्ब में किस चीज़ का फिलामेंट लगा होता है, मैंने ये पिछले वीडियो में बताया आप लोगों के लिए कि बिजली के जो बल्ब होते हैं उसमें किस चीज़ के फिलामेंट लगे होते हैं, किस धातु के, तो उसमें फिलामेंट लगे होते हैं किसके, टंगस्टन के फिलामेंट लगे होते हैं। और बिजली के हीटरों में किसके लगे होते हैं, बिजली के हीटरों में लगे होते हैं नाइक्रोम के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए शेयर कहते चलें आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर को किस से जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, आप लोगों के लिए एक अच्छी तरह समझना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है। गैल्वेनोमीटर का काम होता है धारा, कम धारा के जो मान होता है उसे मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया था। यदि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करना है, कोई चीज़ गैल्वेनोमीटर थी उसे वोल्टमीटर में परिवर्तित करना है, तो उसमें क्या करना होगा, उसमें एक श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का मान जोड़ देना होगा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देना। मैंने अभी जो इसके जस्ट पहले क्वेश्चन हुए थे, शायद 5 या 6वां क्वेश्चन था, वो मैंने आप लोगों के लिए बताया है कि देखिए किस प्रकार से अमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं और वोल्टमीटर को अमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ये वोल्टमीटर लगा हुआ है। ठीक है, ये कोई वोल्टमीटर है, तो इस वोल्टमीटर के साथ श्रेणी क्रम में, यहाँ पर श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का मान जोड़ देंगे, जिसका प्रतिरोध कितना होगा, बहुत सारा होगा। ठीक है, उच्च प्रतिरोध होगा जिसका, तो इस प्रकार की जो युक्ति बनेगी, इस प्रकार की जो युक्ति बनी, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा वोल्टमीटर। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, वोल्टमीटर। क्योंकि वोल्टमीटर के साथ उच्च प्रतिरोध के लिए क्या किस में हमने जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। ठीक है, उच्च प्रतिरोध को हमने किस में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। और जब वोल्टमीटर को अमीटर में परिवर्तित करना होगा तब क्या करना होगा। देखिए अभी मैंने आप लोगों के लिए क्या बताया, अभी बताया गैल्वेनोमीटर या अमीटर, इसके लिए वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए क्या करना होगा, आपके लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का मान जोड़ देना होगा। ठीक है, उच्च प्रतिरोध का कोई भी डिवाइस है वो आप उसे श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा, वो वोल्टमीटर बन जाएगा। ठीक है, जब इसी डिवाइस में गैल्वेनोमीटर में, ठीक है, ये कोई गैल्वेनोमीटर है, इसी के साथ समांतर क्रम में, ठीक है, इसी के समांतर क्रम में, ठीक है, यहाँ पर समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ देने पर जिसका प्रतिरोध बिल्कुल नगण्य हो, ठीक है, जिसके प्रतिरोध के ना के बराबर है, तो उस चीज़ के लिए क्या कहा जाएगा, उस चीज़ के लिए कहा जाएगा क्या, गैल्वेनोमीटर या अमीटर से कहा जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों के लिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वो वोल्टमीटर बन जाता है, और यदि आप उसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाता है, अमीटर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिष्ट धारा की आवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिष्ट धारा की आवृत्ति क्या होती है, दिष्ट धारा कैसे कहते हैं, दिष्ट धारा कहा जाता है डीसी धारा के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए क्या कहा जाता है, दिष्ट धारा कहा जाता है। एसी दिष्ट धारा कैसी बहती है, दिष्ट धारा सीधी बहती है, और एसी धारा होती है, एसी धारा ऊपर नीचे अप डाउन होती चलती है। ठीक है, इन दो में सबसे खतरनाक करंट किसका होता है, सबसे डेंजर करंट होता है वो होता है डीसी का। ठीक है, डीसी के यदि संपर्क में कोई व्यक्ति आ जाता है तो डीसी उसे झटके नहीं देती, वो उसमें चिपकाए रखती है, जबकि एसी उसमें झटके देती है जिसमें छूटने के भी चांस होते हैं। हालांकि ये दोनों खतरनाक हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा खतरनाक क्या है, ज़्यादा खतरनाक डीसी होती है। तो दिष्टकाय धारा में आवृत्ति की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। दिष्ट धारा में आवृत्ति की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। और हमारे इंडिया में एसी की आवृत्ति कितनी होती है, एसी की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर यदि एसी होती है यहाँ पे तो एसी का मान कितना होता है, एसी का होता है 50, और दिष्ट का कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि उसमें अप डाउन नहीं होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है? देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। धारा पर चुंबकीय क्षेत्र, धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका जो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता क्योंकि? देखिए, विद्युत प्रवाहित करने के लिए किसी चीज़ में क्या होना जरूरी है? तो विद्युत प्रवाह करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी चीज़ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होना। ठीक है, जिसमें जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चीज़ उतनी ही अधिक चालक होती है। ठीक है, चांदी में सबसे अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए चांदी विद्युत का एक अच्छा चालक है। ठीक है, तो हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ये इसमें कोई भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका चौथा इसका सही आंसर है। मुक्त धारा प्रवाह के लिए किसकी जरूरत होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? देखिए, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आपेक्षिक घनत्व की कुछ भी इकाई नहीं होती है। ठीक है, इसकी इकाई कोई भी नहीं होती। ठीक है, इसकी इकाई कोई भी नहीं होती क्योंकि इसकी इकाई जो ऊपर का जो अंश आता है ना, और जो हर का मान होता है, ये दोनों आपस में कट जाते हैं। जैसे कि किलोमीटर लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आता है? जैसे यहाँ पे किलोमीटर लिखा है, किलोमीटर, यहाँ पे क्या लिखा है? किलो प्रति मीटर। ठीक है, यहाँ पे आपेक्षिक मान का क्या होता है? आपेक्षिक मान की इकाई का क्या मान होता है? जो यहाँ पे अंश का मान होता है ना, मान लो यहाँ पे अंश का मान 1 आया। ठीक है, यहाँ पे अंश का मान 1 आया और हर का मान भी 1 आया, तो यहाँ आपस में कट जाएंगे। ठीक है, इस कारण से आपेक्षिक घनत्व की इकाई नहीं होती है, क्योंकि जो हर में होता है वही अंश में होता है, क्योंकि इसकी इकाई एक ही तरह की जो संख्याएँ आती हैं, इस वजह से आपेक्षिक घनत्व का मान या आपेक्षिक घनत्व की इकाई कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज किस में जोड़ा जाता है? देखिए, किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज किस में जोड़ा जाता है? तो इसके पहले वाले वीडियो में ही मैंने बताया है कि फ्यूज किस चीज़ में जोड़ा जाता है और फ्यूज का उपयोग क्या होता है। तो फ्यूज किस में जोड़ा जाता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर है। फ्यूज के लिए सीरीज में विद्युत धारा लाइन, मतलब कि जो लाइन करंट होती है, फेज होता है, उसके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि जब कभी अचानक से धारा तेज आती है तो जो फ्यूज है वो स्वयं जल जाता है, और जो हमारी और भी चीज़ें होती हैं उन्हें जलने से बचा लेता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा है इसका सही आंसर है। विद्युत धारा लाइन सीरीज के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, सीरीज में जोड़ा, सीरीज का मतलब क्या होता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, किसके साथ? लाइन, मतलब कि न्यूट्रल फेज के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातुएं विद्युत का वहन क्यों नहीं करती हैं? धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती हैं? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैंने नहीं पढ़ दिया। यहाँ पे क्या है? धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती हैं? धातुएं विद्युत का वहन क्यों करती हैं? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है इसका सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही बताया है कि किसी चीज़ में धारा प्रवाह किस कारण से होती है? तो किसी चीज़ में धारा प्रवाह होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। जिसमें जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें धारा का मान उतना ही अधिक होगा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 30 है इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे क्या, किसका नियम कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली सभी कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के मान के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे कोई धाराएं आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई एक बिंदु है, यहाँ से कोई धाराएं आ रही हैं। ठीक है, मान लो एक धारा यहाँ पे, ये 2 धाराएं यहाँ से आ रही हैं और यहाँ पे ये 3 धाराएं यहाँ से निकल रही हैं। ठीक है, आपने पॉइंट बनाया होगा, जैसे आप घरों में कोई क्या जोड़ते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एक पॉइंट बना देते हैं जहाँ से सभी धाराएं से बट के जाती हैं कि ये आपकी रूम में जाएगी, ये आपकी किचन में जाएगी, ये कहीं जाएगी। ये 2 लाइनें यहाँ पे मेन पॉइंट पे आ रही होती हैं। ठीक है, तो इनका जो मान है ना, इनका जो मान है, यहाँ पे कोई यहाँ पे ये 5 प्रकार की आ रही हैं। ठीक है, ये 2 आ रही हैं और यहाँ इस पॉइंट से ये 3 क्या है निकल रही हैं। ठीक है, इस पॉइंट से क्या है
ये 3 निकल रही हैं। ठीक है, तो इन जो पाँचों का बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, यहाँ पर जो आ रही हैं उनके लिए प्लस से दर्शाया जाता है और यहाँ से जो जा रही होती हैं उनके लिए किस में दर्शाया जाता है, माइनस में दर्शाया जाता है, क्योंकि ये इस पॉइंट को छोड़ के जा रही होती हैं। तो इनका जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर। किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि धारा किसी बिंदु पर आने वाली धारा का मान और उस बिंदु से जाने वाली धारा का मान दोनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, जब मैं आप लोगों के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पे इससे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इस किरचॉफ के प्रथम नियम से भी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा है इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस एक की इकाई मैक्सवेल है। देखिए, निम्नलिखित में से किसकी इकाई मैक्सवेल है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है, मैक्सवेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का रूप निरूपित नहीं करता। देखिए, जो दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा पद है, कौन सा ऑप्शन है जो कि विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। यहाँ पे थोड़ी मिस टाइपिंग हो गई है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है वी स्क्वायर आर है। ठीक है, और यहाँ पे सही है आई आर। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, जो कि किसको नहीं दर्शाता है, जो कि विद्युत शक्ति को, पावर को नहीं दर्शाता। ठीक है, अब देखिए ये तीनों किस प्रकार से सही है आप लोगों को बताएं। सबसे पहले आपके लिए याद होना चाहिए कि भी बराबर क्या होता है, भी बराबर होता है आई आर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक तो नहीं, भी बराबर क्या होता है, यहाँ पे नहीं, आर बराबर होता है भी बटे आई। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, यहाँ पर आर बराबर होता है, जो मैंने आपको लिए अभी बताया, भी बटे आई होता है। ठीक है, भी बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है भी बटे आई। और यदि मैं पावर के परिप्रेक्ष्य में आपके लिए बताऊं, ठीक है, यहाँ पर पावर के परिप्रेक्ष्य में बताऊं तो ठीक है, पावर के परिप्रेक्ष्य में भी बराबर होता है भी आई। ठीक है, पी बराबर होता है भी आई। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर मैं किसका मान रख देता हूँ, यहाँ पर भी का मान रख देता हूँ। ठीक है, भी का मान यहाँ पर क्या होगा, भी का मान होगा इस समीकरण से भी बराबर होगा आर आई। ठीक है, तो यहाँ पर पी बराबर क्या आ जाएगा, आई, एक यहाँ पर एक आई यहाँ से आएगी तो क्या होगा, आई स्क्वायर गुणे आर। तो ठीक है, एक तो ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई। ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ पर बताया कि ये थोड़ी मिस टाइपिंग हो गई थी, यहाँ पे क्या है, आई स्क्वायर आर है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने भी बराबर क्या बताया, पावर बराबर कितना, भी आई, पावर बराबर भी आई होता ही है, तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, और जो इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन बता, ठीक है, ये बता, तो इसका मान क्या होता है। देखिए, पावर यदि आई का मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आई बराबर क्या होगा, देखिए जैसे यहाँ पे पावर बराबर क्या है, पावर बराबर कितना आ गया, पावर बराबर कितना आ गया, पी बराबर में आ गया भी आई। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, आर बराबर में होता है भी बटे आई। ठीक है, तो यहाँ पे आई का मान रखना है मुझे, तो भी बटे आर आ जाएगा। ठीक है, भी बटे आर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई की जगह पे भी बटे आर रख दूँ तो पी बराबर में भी बटे आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बटे आर हो जाएगा, तो ये भी सही हो गया। तो इसका जो गलत आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका गलत आंसर है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ी लब के लिए मुझे पे क्या, तो यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा था यहाँ पे भी बराबर क्या आई आर का जो कन्फ्यूजन हो गई थी, तो मैंने आप लोगों के लिए क्लियर कर दी। ठीक है, यदि आप लोगों के लिए मेरा प्रयास पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। ठीक है, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।